बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज हम ये सीखेंगे कि कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशंस के लिए कोई रिपोर्ट लिखनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर करनी है और फाइनेंस किस तरीके से कंपनी या सेल डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये नॉर्मली परफॉर्मेंस को अप्रेज़ करने के लिए या जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो उस टाइम क्वेश्चन किए जाते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, उसके क्या क्या बेसिक रूल्स हैं, कोड्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और कैसे ये सेल्स को या कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट बैठा है वो ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है। तो आज इस प्रेजेंटेशन में हम इसको लर्न करेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट सेंटर नहीं है, फाइनेंस भी कंट्रीब्यूट करता है टू सिक्योर द प्रॉफिटेबिलिटी, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी और उसके अलावा जो कंपनीज़ के एसेट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो प्रैक्टिकली होती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ें देखें तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने वही लिखी हैं जो नॉर्मली 90% हम फाइनेंस में उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो टॉपिक है कंपनी एंड सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स टीम को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंटेंट क्या है इसका। तो कंटेंट क्या है, कोड्स ऑफ कंडक्ट या ऑब्जेक्टिव वो हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एंड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस की कौन सी है। रिस्क मैनेजमेंट है, उसके बाद कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट है कि मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन की जाती है इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद आता है कि सेल्स सपोर्ट टू सेल्स डिपार्टमेंट और आखिरी पॉइंट है कंक्लूजन। तो पहला स्टेप क्या है कि कोड्स ऑफ कंडक्ट। कोड्स ऑफ कंडक्ट में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, कि जो भी आप काम करें इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होनेस्टी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल लें तो सैलरी शीट जो कि फाइनेंस में आके प्रोसेस होती है, उसके बाद एम्प्लॉई के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, तो ये फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एचआर साइन करके डॉक्यूमेंट दे तो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज़ ना किया जाए, उस इंफॉर्मेशन को लीक ना किया जाए। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप इंफॉर्मेशन लीक करें कि अगर एक एम्प्लॉई की सैलरी ये वाली है और दूसरे एम्प्लॉई को उसी डिपार्टमेंट में पता चले तो एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है, जिसके ऊपर अगर सीक्रेसी नहीं है तो ये डिपार्टमेंट का जो कल्चर है या कंपनी का जो कल्चर है वो ख़राब करेगा। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लिंक है फॉर ब्रांड, फॉर कंपनी हेल्थ, तो उसको अगर आप डिस्क्लोज़ करें मार्केट में या किसी दूसरे कंपेटिटर को बताएं जिसकी जो उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकता है, तो ये फाइनेंस चूँकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मैनेजमेंट और जो कंपनी के दरमियान एक ब्रिज है। तो अगर इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और आप उसको डिस्क्लोज़ करते हैं तो इसका मतलब कंपनीज़ की जो स्ट्रेटजी है, जो एम है, उसके मुताबिक आप नहीं चल रहे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने याद रखना है कि कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस, तो आपने पहले ये बताना है कि कोड्स ऑफ कंडक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, कि हमने ईमानदारी से काम करना है जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों आ जाती हैं। इंटेग्रिटी में मोस्टली जो चीज़ डिस्कस की जाती होती है क्लियर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ या मेरे से चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको वही पॉइंट बताऊँगा जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। हमारा हर स्टेप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होना चाहिए। हर स्टेप में आपने ये सोचना है कि अगर मैं ये स्टेप लूँ, ये एसओपी बनाऊँ, ये कंट्रोल बनाऊँ, ये कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाऊँ तो इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप इस तरह का स्टेप इन्वॉल्व करते हैं तो फिर कम्युनिकेशन को भी क्लियर करना है। अगर कोई मेरे पास आके कोई चीज़ डिस्कस करता है तो मैं उसको क्लियरली बताऊं कि ये चीज़ इस तरीके से, ना कि उसको मैं एक गाइडलाइन दे दूं, मैं उसको क्लियर बता दूं कि ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका ये बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसीजर है तो कोई आके कहता है कि जी मैंने एक्सपेंस को रीइंबर्स कैसे करना है, तो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट करें, या मैनेजमेंट अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन डिस्कस करे तो आप उसको क्लियरली बताएं। अगला पॉइंट आता है कंप्लाई विद ऑल कंपनी पॉलिसीज एंड एसओपी, कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने जो आपको पॉलिसी या एसओपीज दे दिए हैं उसको फॉलो करना फाइनेंस की जिम्मेदारी है। फाइनेंस एक रोल प्ले करे कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे निचले लेवल तक, सारी कंपनी में उसको इम्प्लीमेंट करे। और उसके बाद ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या डिफरेंट जो ऑपरेशंस टीम है उसको चेक करती है कि इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस की है कि उसको गाइडलाइन दे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करे।
अब अगला जो आता है कि जी ये ऑब्जेक्टिव या कोर्स के बाद आता है कि जी फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन। अब इस सिंगल ट्रांजैक्शन में सारी चीज़ें शामिल हैं। नीचे हम डिस्कस करते हैं और क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आता है कि जब आप रिकॉर्ड कर लें फिर आपने रिकनसाइल करना है, फिर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, एसओपी डेवलपमेंट एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग। एसओपी अगर कोई वीक एरिया है तो एसओपी बनाएं और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करें। कोई भी इस तरह की चीज़ है, कोई भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग करें। और रिजल्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन, कोई चीज़ अगर आपसे रिलेटेड है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट का कोई भी अंडर डिपार्टमेंट पर्सन आके आपसे कोई चीज़ डिस्कस करता है तो उसको सोल्यूशन देना, ना कि उसको ये बताना कि ये सिर्फ एरर है या ये सिर्फ गलती है, मिस्टेक है। अब मिस्टेक हो गई है तो उसका सोल्यूशन कैसा है निकालना है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। अगर हम देखें तो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग। इसमें एसेट्स एंड ट्रेजरी, रिसीवेबल, पेबल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी ट्रांजेक्शन है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस की, वो इसमें कवर हो गई। उसके बाद आता है कि जब आप ये काम कर लें फिर आपने रिकंसलेशन करनी है। रिकंसलेशन किसके साथ होती है? वेंडर के साथ होती है, कस्टमर के साथ होती है या गवर्नमेंट के साथ, यानी कि जो सेल टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए ऑब्वियसली कलेक्शन है, पेमेंट्स है, मनी इन एंड आउट है। तो सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना है। तो आपका जो करंट एसेट्स है वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होगा, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो इन्हेंस रहेगा। उसके बाद आता है कि एसओपी डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे ये काम करने से ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं तो आप वहाँ पे एसओपी बनाएं ताकि कंपनी की जो प्रोसीजर हैं, रूल्स हैं, सारी चीज़ें वो कवर्ड रहें। फिर आता है इंटरनल एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट। जो रिजल्ट ओरिएंटेड हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि इंटरनल डिपार्टमेंट में भी सोल्यूशन दें और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको भी सोल्यूशन दें। अगला पॉइंट आता है कि रिस्क असेसमेंट, कि ये सारे काम तो आप कर रहे हैं, साथ साथ आपको रिस्क भी असेस करना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे मसले हैं और क्या कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है। आइडेंटिफाई करें, वैल्यूएट करें और प्रायोरिटाइज करें। कि आइडेंटिफाई करें क्या रिस्क है, वैल्यूएट करें कि इसको कैसे करना चाहिए और प्रायोरिटाइज करें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, पहले कौन सा रिस्क को करना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिस्क है जो आपको लगता है कि जी 2 दिन बाद डॉलर की प्राइस बढ़ रही है 4 रुपये, 5 रुपये या 2% या 3%। अगर आज आपके पास कोई पैसे पड़े हुए हैं और आपने बाहर को चाइना सप्लायर को अपने देने हैं, चाइना भेजने, किसी भी कंट्री में भेजने, तो आप आज ही पे कर दें। अगर आपने 2 या 3 मिलियन डॉलर्स पे करना है तो अगर 2 या 3% बढ़ जाए तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब आपने रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है और उसके बाद आपको लगे कि ये टाइम शॉर्ट टाइम पे रिस्क है, ये लॉन्ग टर्म पे है, उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्शन लें। प्रेडिक्ट चेंज टू इम्प्रूव ओवरकम द रिस्क। जो भी आप जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली आपने फौरी एक्शन लिया और पैसे ट्रांसफर कर दिए तो आप उससे 2 या 4% जितनी भी इंक्रीज था उसकी कॉस्ट बचा सकते हैं। फिर आता है एडवांस एक्शन एंड कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि रिस्क इस तरीके का है कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए तो उसके ऊपर एक्शन लेने के बाद या एक्शन के साथ प्लान के साथ मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें, ना कि सिर्फ आप ये बताएं कि ये रिस्क है और मैनेजमेंट को सिर्फ कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी करें और उसका सोल्यूशन भी दें। और मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड, कि अगर जो रिस्क उससे एसोसिएटेड डिफरेंट रिस्क हैं उसको भी ख़त्म करें। जैसे हमने ये पॉइंट देखें तो फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क, टैक्स कंप्लाइंस है, लॉ है, उसके बाद एक्शन लें, मेजर करें कॉस्ट, आइडिया टू कंट्रोल के फ्यूचर में कैसे कंट्रोल करना है और उसके बाद उसका सोल्यूशन और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करें। फिर आता है रिस्क रेगुलेटर और लर्निंग फॉर फ्यूचर, कि ये जो भी चीज़ आपके पास आई है अगर ये फ्यूचर में भी हो सकती है तो उसको अभी से लर्न कर लें। ये रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, मेजर एंड रिपोर्ट द सिग्निफिकेंट प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट विद स्पेसिफिक असेसमेंट, कि जो भी प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करें, मेजर करें और आप बताएं कि ये कहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, उसको कम्युनिकेट करें। एडवांस कम्युनिकेशन ऑफ नेसेसरी एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन, मैनेजमेंट को आप इंफॉर्मेशन दें जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो आपका डिसीजन ले सकें, जो बिजनेस के प्रोसेस को चेंज कर सके, स्ट्रेटजी को चेंज कर सके, एम्स को चेंज कर सके। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव विद बॉटम लाइन, कि अगर आपको पता है कि जी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट और जो प्रॉफिट जीपी है, मार्जिन है वो 10% है, 10 से नीचे बेचेंगे तो आपके लिए लॉस है, ये आपका ब्रेक इवन है, तो उसके साथ आप इन्फॉर्म करें, ब्रेक इवन बॉटम लाइन बनाएं और मैनेजमेंट को क्लियरली बताएं कि इससे नीचे जाने से हमारा लॉस है, हम अपने एक्सपेंस भी मीट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता है जी सपोर्ट टू सेल डिपार्टमेंट। जैसे हमने छोटा सा प्रोसेस है देखें तो बिजनेस प्रोसेस है, उसके बाद प्रोसेस सपोर्ट है, प्रिंसिपल्स है, बिजनेस प्रिंसिपल्स उनको बताएं, प्रोसेस सपोर्ट दें यानी कि ऑर्डर प्रोसेस करें, ट्रेनिंग दें उनको, कोई नए रूल्स हैं उसकी ट्रेनिंग दें और इंटरनल डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन रखें। अगर कोई भी इशू आता है तो सेल को बताएं कि ओपनली डिस्कस करें और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपेटिटर, उनको भी अवेयरनेस दें और ख़ुद भी कंपेटिटर को अंडरस्टैंड करें ताकि आपका जो फ्लो है, जो चीज़ें हैं वो बेहतर
हो सकें। तो ये भी इस तरीके से आप सेल्स डिपार्टमेंट को, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इस तरीके से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल, प्रोसेसिंग ऑफ सेल ऑर्डर, रिपोर्टिंग ऑफ एजिंग, स्टॉक रिकंसिलेशन एंड आइडिया टू कंट्रोल ओवरड्यू। मतलब आप उसको एजिंग शेयर करें, उसको रिकंसिलेशन करके दें उनके कस्टमर्स की, अगर ओवरड्यू है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आप उनको आइडिया दें। हेड ऑफिस के जो लोग हैं वो ज़्यादातर टीम्स को आइडिया दिया जाता है कि आप इस तरीके से काम करें। अगर वो स्टक हैं तो उनकी हेल्प के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करें, डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ करें, उनको कम्युनिकेट करें, गाइडलाइन दें कि आप ये करें तो ये रिजल्ट होगा, ये करें तो ये रिजल्ट होगा। उसके बाद जैसे हमने रिसीवर मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ा हुआ है, उसके अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। फिर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ऑन लेटेस्ट, अगर कोई रूल्स आते हैं तो उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो मार्केट में कंपनी का फेस है, वो कंपनी का इमेज बेहतर कर सकें। मैनेजिंग कॉरस्पॉन्डिंग विद द सेल्स एंड डीलर टू रिजॉल्व द कस्टमर है, कोई भी है, उसके दरमियान कोई इशूज़ हैं तो आप उसको कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। कोऑर्डिनेट टू अंडरस्टैंड जो कंपेटिटर की पॉलिसी है उसके लिए आप सेल से भी हेल्प लें और सेल आपसे भी डिस्कस करें कि ये चीज़ें आ रही हैं, इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों टीम ने टुगेदर मिलके एक कंपनी की जो एम है, स्ट्रेटजी है, प्लान है, उसके मुताबिक चलना है। उसके बाद कंक्लूजन अगर हम डिस्कस करें तो 4-5 पॉइंटों में कंक्लूजन है। पहला क्या है कि हमारी हर स्टेज पे, हर काम में हमारा इनलाइन गोल होना चाहिए कंपनी स्ट्रेटजी के साथ। ईमानदारी से काम करना है, ट्रैकिंग करें, कंपनी के एसेट को प्रोटेक्ट करें, कम्युनिकेशन क्लियर बताएं, सही होनेस्टी से काम करें, क्लियरली इन्फॉर्म करें ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके। और कंपनी ज्वाइंट जो कम्युनिकेशन और सेल्स के साथ मिलके कंपनी की जो अंडरस्टैंडिंग है, लेटेस्ट गवर्नमेंट रूल्स हैं, टाइमली कम्युनिकेशन है, रिपोर्टिंग है, बिजनेस प्रोसेस है, उसको स्टडी करें ताकि आपकी जो सेल का जो भी आपका एरिया है वो सेल्स का वो इम्प्रूव हो सके, गैप कम से कम हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसको आप लाजमी स्टडी करें, ये बड़ी अच्छी और रिफाइन तरीके से बनाया गया है, प्रोफेशनल लेवल तक ये चीज़ें डिस्कस होती हैं और इंटरव्यू के अंदर आप ये पॉइंट बताएंगे तो मेरे ख्याल में इसका एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा। उसके बाद है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल स्ट्रैटिकल अगर आप चीज़ें देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने वो बताई हैं जो प्योरली कोई भी एम्प्लॉयर आपसे सुनना चाहता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के लिए जाते हैं और आगे से आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ यू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, तो आप ये सारे पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें पूरे बिजनेस का साइकिल कवर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। फॉर टैक्सेशन क्लासेस अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो नीचे नंबर जो मेंशन है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।